नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्रों का निलंबन वापस। 10 दलित प्रोफेसरों का इस्तीफा। विपक्ष ने स्मृति ईरानी पर लगाया गलत बयानी का आरोप। नहीं बख्शे जाएंगे मालदा में हिंसा के जिम्मेदार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, राज्य में पुलिस कर्मी तक सुरक्षित नहीं। गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। सांसदों की जिम्मेदारी और संवाद का स्तर बढ़ाने पर चर्चा। राज्यसभा के महासचिव ने अवरोध पर जताई चिंता। दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में अरुण जेटली का बयान। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत। निजी क्षेत्र में ढांचागत सेक्टर में निवेश की अपील। नेपाल में पुलिस फायरिंग में 3 मलेशिया आंदोलनकारियों की मौत। भारतीय सीमा से सटे मोरंग जिले की घटना। हिंसा के बाद नेपाली प्रधानमंत्री ने रद्द किया मोरंग का दौरा। और आइए देखते हैं पहली खबर। दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर बढ़ते विरोध के बीच हैदराबाद विश्वविद्यालय ने आज चारों छात्रों का निलंबन वापस ले लिया। लेकिन विपक्षी दलों ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर गलत तथ्य पेश करने के मामले पर सफाई मांगी। इस बीच विश्वविद्यालय के 10 प्रोफेसर्स के इस्तीफे ने मामले को और गर्मा दिया। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्र की आत्महत्या का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। इस मामले पर विरोध हैदराबाद से निकलकर देश के कई राज्यों में फैलता जा रहा है। दलित संगठनों से लेकर राजनीतिक दल केंद्र सरकार से सफाई मांग रहे हैं। मामले में यूनिवर्सिटी के 10 दलित प्रोफेसरों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि रोहित वेमुला के साथ सस्पेंड किए गए चारों छात्रों का निलंबन गुरुवार को वापस ले लिया गया। They have taken a decision to revoke the suspension of these students completely. लेकिन निलंबन वापसी के फैसले से छात्र संतुष्ट नहीं है। इन छात्रों को राजनीतिक दलों का भी भारी समर्थन मिल रहा है। गुरुवार को छात्रों के विरोध के चौथे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई और नेता हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे। कांग्रेस ने भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई सफाई को गुमराह करने वाला बताया। श्रीमती स्मृति ईरानी जो देश की शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश को झूठ बोला, असत्य बोला, बरगलाया और भ्रमित किया। चाहे दलित है चाहे नॉन दलित है, अगर किसी भी स्टूडेंट को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया है तो ये जिम्मेदारी है स्मृति ईरानी की कि उसको न्याय दिलवाए, ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कास्ट का मुद्दा बनाए। इसकी हम घोर आलोचना करते हैं। इस बीच सीपीआई नेता डी राजा ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की है। Modi will have to speak out. Modi will have to take action against his own cabinet colleagues. Will he act? Will he speak? That's what you should ask. I am asking. दरअसल पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला ने बीते रविवार को हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। एबीवीपी के छात्रों के साथ बीते साल विवाद के बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा गया पत्र भी विवादों में है। यूनिवर्सिटी के वीसी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएनए के कंसल्टिंग एडिटर परसा वेंकटेश्वर राव जूनियर हैं। परसा, स्वागत है आपका। परसा, जिस तरीके से आज मैं कहूँ कि निलंबन वापस लिया गया, एक अच्छी खबर, लेकिन क्या असल में इस पूरे विवाद जो हुआ उसमें बड़ी वजह ये है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने उस तरीके से प्रोफेशनली टैकल नहीं किया जिसकी जो जिम्मेदारी उसकी बनती है? जिस सेंसिटिविटी के साथ उनको इस मामले को संभालना था वो संभाल नहीं पाए। और शायद मुझे लगता है सरकार के तरफ से भी, एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से अगर उनको बताया जाता कि ये ठीक तरीका नहीं है, जो काम आज किए, जो विड्रॉल सस्पेंशन का, शायद वो 4 दिन पहले होने की बात थी या 5-6 दिन पहले वो बच्चा रोहित वेमुला खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लगता है कि खास तौर पर सेंट्रल मिनिस्ट्री में
टालने की जो कोशिश की गई और बहाने ढूंढने की जो कोशिश गई वो गलत साबित हुआ है। यानी पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट जो कहना चाहिए वो लग रहा है। तो फिर इससे एक और संदेश क्या ये जाता है परसा कि जब कोई भी सरकार ये कहती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो दखल नहीं देती है, लेकिन जब राजनीतिक मैं कहूँ कि दबाव इस हद तक बढ़ता है, फिर राजनीतिक गर्मी उसकी तपिश इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद इस तरह के कदम जब प्रशासन उठाता है तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं दखल तो है, यानी कि आप सही समय पर सही जो दखलंदाजी है उससे आप बचते रहे। दखलंदाजी ठीक तरीके से करे तो शायद इतना खराब नतीजे नहीं निकलते। मैं समझता हूँ जो शुरुआत है इस मामले का, अगर उस वक्त दखलंदाजी नहीं करते या दबाव नहीं डालते शायद मामला कुछ और ही होता। और अगर जब उनको लगा कि ठीक नहीं जा रहा है, स्टूडेंट कम्युनिटी जो है बहुत नाराज़ है और बड़े परेशान भी है, गुस्से में है, तो उनको फौरन उसको रेस्पॉन्ड करने की बात थी। मुझे लगता है जो भी पार्टी सरकार में होती है, हुकूमत में होती है, उनको एक गुरूर सा बैठ जाता है और संभाल नहीं पाती है। आपको याद होगा कि जब दिसंबर 2012 में निर्भया का जो मामला हुआ, उस वक्त भी जो सरकार यूपीए का सरकार था उनको संभाल नहीं पाए कि किस तरह रेस्पॉन्ड किया जाए। ये उस मामले उसके मुकाबले में शायद उतना ड्रास्टिक नहीं है, लेकिन लगता है कि सरकारें संभाल नहीं पाती अगर कोई क्राइसिस आया और कैसे उनको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। और जिस तरीके से अब राजनीति इस पूरे मसले पर हो रही है, लेकिन क्या ये माना जाए कि सिर्फ नफ़े नुकसान की राजनीति है, या जो असल समस्या है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त, इसके चलते कई बार हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं कि छात्र आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं, उस पर फोकस नहीं जा पा रहा है? नहीं, ये पूरा सियासत ही बना है। जो पार्टीज लीडर्स वहाँ पर गए हैं वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, लेकिन मकसद बिल्कुल साफ जाहिर है। लेकिन मामला बहुत गहरा है, बहुत बड़ा मसला है कि जो लड़के जो दबे हुए तबकों से आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन में, उनको एक प्रेशर बढ़ रहा है। उनको उससे संभालने के लिए, उससे निपटने के लिए क्या कहते हैं, टीचिंग स्टाफ से, फैकल्टी मेंबर से बहुत मदद मिलनी चाहिए। वो सपोर्ट आप करेंगी? वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और मुझे लगता है कि एक कमिटी बिठाना चाहिए इन मामलों को देखने के लिए। एक प्रोफेसर जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि स्टूडेंट कम्युनिटी में डाइवर्सिटी आ गया है। जो अलग अलग तबकों से अलग अलग तबके हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, वो सब स्टूडेंट कम्युनिटी बने, लेकिन फैकल्टी में जो डाइवर्सिटी होना चाहिए, सोशल डाइवर्सिटी, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको जांचना चाहिए, तहकीकात करना चाहिए कि कैसे इसको संभाले और कैसे इसका कोई एक हल निकाले। मसला तो है, लेकिन मसले पे किसी की तवज्जो नहीं है। और जिस तरीके से मैं कहूँ कि विश्वविद्यालय कोई भी हो, वो जिस तरीके से ऐसे मसलों को उसको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो भी कमी बेहद साफ तौर पर इसीलिए दिखती है, जो आपने कहा कि डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में है, लेकिन जो मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पर वो डाइवर्सिटी नहीं है? वहाँ बिल्कुल ही नहीं है। और वहाँ पे जो है, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, वो एक ही नज़रिया से देखते हैं कि वो डिसिप्लिनरी मामला है। हर मामला डिसिप्लिनरी नहीं होता है कि ख़ास तौर पर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं तो बच्चे हैं वो लोग, उनसे बात करना होगा, उनसे बैठ के बातचीत करने के बाद उनके प्रॉब्लम समझने होंगे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ कर नहीं पा रहे हैं। जैसा हुकूमत कुछ चीज़ों को कर नहीं पाती है, यूनिवर्सिटी में भी जो अथॉरिटी है, जो हुकूमत करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, निज़ाम, यूनिवर्सिटी का निज़ाम जो है, वो भी लगता है नाकाबिल है ऐसे मामलों में। और इससे जो है छोटा सा मामला, ये आखिर असल में देखा जाए तो दो ग्रुप्स है, ABVP और अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, उनके बीच तकरार है। ये तकरार तो बहुत मामूली सी बात है कि स्टूडेंट यूनियंस होते हैं एक दूसरे से। और क्या ये भी कहा जाए कि इस पूरे मसले को एक तरह से मोड़ने की कोशिश की गई, जो असल मुद्दा था उससे भटकाकर इसको कहीं और नहीं असल मुद्दे को वो ये नहीं देख पाए कि ये एक छोटा सा मामला है दो स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच में, और दोनों को बिठा के वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार या डीन जो भी हो, उनसे बातचीत करने की बात थी।
वो क्या किए कि एक तरफा कार्रवाई किए, वो नहीं करना चाहिए था। दोनों स्टूडेंट ग्रुप जो भी है उनसे स्टूडेंट्स के साथ कैसे संभालते हैं, कैसे उनको क्योंकि जो मैच्योर है फैकल्टी मेंबर्स, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनका जिम्मेदारी बनता है कि उनको स्टूडेंट्स को कैसे गाइड किए। स्टूडेंट्स शायद बहक भी जा सकते हैं, स्टूडेंट्स आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी देखना है कि दोनों एबीवीपी और एएसए के आम तौर पर वो लोग दोस्त हैं, वो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार है। विचारधारा का भले फर्क हो, हाँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको मदद नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बरसा इस पूरे मसले पर तमाम जानकारी देने के लिए, उस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो, एकला चलो, एकला चलो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदा की हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में अब पुलिस तक सुरक्षित नहीं और ऐसे में निवेश और विकास पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसका तुरंत जवाब देते हुए गृह मंत्री के आरोपों को चुनावी राजनीति से प्रेरित करार दिया। मां सुरक्षित नहीं, माटी सुरक्षित नहीं, मानव सुरक्षित नहीं, यहाँ तो पश्चिमी बंगाल में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं, ऐसे हालात पैदा हो गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदा की घटना के बाद ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक जनसभा के दौरान कहा कि मालदा की घटना के दोषियों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मालदा की घटना कोई छोटी घटना नहीं है और मैं पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार से कहना चाहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मालदा की जो घटना हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सबसे बड़ा अपराधी है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 2, 4, 10 लोगों की गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलने वाला है। लेकिन टीएमसी ने भी गृह मंत्री के बयान का फौरन जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। As the Home Minister of the country, Mr. Rajnath Singh should realize that he should not be on a mission to stoke communal tension. This country knows this is a very well-known tactic of the BJP when elections are around the corner. गृह मंत्री ने बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या को जल्द खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ रोकने के लिए समूची भारत बांग्ला सीमा पर बाढ़ लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में कल से पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इसका उद्घाटन करेंगी। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में होने वाली चर्चा पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष गणपति सिंह वसावा से खास बातचीत की। ये सम्मेलन जो है खासतौर पर जो गुजरात में हो रहा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विधायी निकायों के सामने चैलेंजेस क्या हैं जिनको लेकर विचार करेंगे? 2 अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का चयन किया गया है। एक में तो है कि भाई जो सांसद है, जो हमारे विधायक है, वो लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी, और दूसरा है उनका गृह में उपस्थित रहना कि भाई क्वेश्चन मार्क आपने किया और उस दिन आप गैर हाजिर रहे तो वो कितना उचित है। उसका जो चर्चा का जो स्तर है डिबेट का, ये क्योंकि ये लोकशाही की सर्वोच्च स्थान है, दोनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तो उसका स्तर भी इस तरह से ऊंचा होना चाहिए। चुनौती आपको लग रही है कि ठीक करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो जो लोगों द्वारा जो सांसद और एमएलए चुने जाते हैं, मेरे हिसाब से उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि वो लोगों के प्रश्न सांसद या विधानसभा में चर्चा करे और अच्छे ढंग से चर्चा करे, ताकि ये लोकसभा या विधानसभा का समय व्यर्थ ना हो जाए और उनके लोगों का प्रश्न का निकाल भी हो जाए। और सरकार ने भी लोक उपयोगी लोकहित में जो काम किए हैं वो काम भी यहाँ संसद या विधानसभा में चर्चा के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब ये काम अगर करेंगे तो इससे इमेज फिर से बढ़ेगी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर, राज्यसभा टीवी। थैंक यू। और गांधीनगर में आज विधायी निकायों के सचिवों का 56वां सम्मेलन हुआ। इसमें विधायी निकायों से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा हुई, जिसमें सदस्य सूचना प्रणाली और विधायी समितियों को मजबूत बनाना भी शामिल रहा। इसके साथ ही शोध और पुस्तकालय के स्तर को भी ऊंचा उठाने पर चर्चा हुई। लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कई नई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मार्च में महिला विधायकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। The conference would deliberate on three broad themes: ushering in a new era of social development, contribution to economic development, and good governance and legislation. राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने भी पिछले साल सदन की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सत्र में अवरोध की वजह से 155 घंटे का समय बर्बाद हुआ था। उन्होंने इसका हल खोजने पर भी जोर दिया है। This is a matter we all need to deliberate in this conference, though I believe that the problem defies an easy solution. The option before us is whether to make our rules more stringent or leave it to the wisdom of the House and the good sense of the presiding officer to deal with the incidences of disruption. इससे पहले गुजरात विधानसभा के सचिव टीएम पटेल ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक की बदौलत विधायी निकायों के कामकाज पे तेजी आई है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, गांधीनगर। कल से पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू होगा और गांधीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, बहुत अहम होगा ये सम्मेलन, और किस तरह की चुनौतियां या फिर क्या रोड मैप दिख रहा है इस सम्मेलन का? कविन, जो पूरे सम्मेलन की जो एक तरह से जिसको कहिए कि जो है ये केंद्र बिंदु ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जो है जो सार्वजनिक साख या अच्छा भी जो है सांसदों और विधायकों की घट रही है, उसकी बहाली और पुनर्स्थापना कैसे हो और सदनों के कामकाज को कैसे सुव्यवस्थित बनाया जाए, इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे और पहलू हैं, जिसमें कि लोगों की जो है सांसद और विधायक किस तरह से सदन में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करें, ये सारे मसले हैं। और आज जो है जो सचिवों का सम्मेलन हुआ उनमें इन सारे मसलों पर भी काफ़ी चर्चा हुई और उनमें ये तय किया गया कि किस तरीके से जो बैकअप है उसको और मजबूत किया जाए, जो सूचना तंत्र है सदस्यों के लिए उसको और किस तरह से पुख्ता बनाया जाए। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि एक नए सिरे से लैस करके जनता के और नज़दीक ले आने की किस तरह से कोशिश की जाए जी, ताकि जो साख गिर रही है, प्रभावित हो रही है, उसको एक नई ताकत जो है दी जाए विधायी निकायों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। जी अरविंद जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार की प्रतिबद्धता दोहराई है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां सामान्य रहने पर भारत 9% विकास दर हासिल कर सकता है। वित्त मंत्री ने माना है कि बाजार में तेज उतार चढ़ाव से कोई भी देश अछूता नहीं है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बात की। उन्होंने माना कि निर्यात घटा है, चीन की वजह से रुपया और शेयर बाजार सहमे हुए हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। The reality is that even if we are the fastest growing amongst the major economies, we all feel we can do much better. That fastest is still not good enough for India. I think our real potential is 1.5% over and above that. वित्त मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त विकास दर के लिए अब निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने निवेशकों से ढांचागत क्षेत्र में निवेश की अपील भी की। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में होने वाले उतार चढ़ाव से भारत अछूता नहीं है। Earlier, the world lived with a situation where after a couple of years you could see a challenge or a crisis. But today volatility seems to be the norm. And therefore we have to live in that. And no country, including India, can say we are immune from it.
वित्त मंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया कि कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा सिर्फ सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पठानकोट हमले के सिलसिले में एनआईए ने आज 5 जगहों की तलाशी ली। इनमें पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह के अमृतसर और गुरदासपुर के घर भी शामिल हैं। साथ ही सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा के घर की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा रसोई मदन गोपाल और सलविंदर सिंह की महिला मित्र के घर भी एनआईए की टीम पहुंची। इन लोगों से एनआईए पूछताछ भी कर चुकी है। सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो चुका है। इस बीच बीएसएफ ने आज गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक घुसपैठियों को मार गिराया। वहीं 2 घुसपैठिए बीएसएफ को देकर वापस भाग गए। एक एग्रेसिव अटेम्प्ट था और इस बारे में अभी हम सिस्टर एजेंसी से भी टच में हैं, इलाके की सर्च भी कर रहे हैं। कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, पर इसके तौर तरीके से लगता है कि ये काफ़ी एक फायरिंग के साथ एग्रेसिव अटेम्प्ट था। नेपाल में भारतीय सीमा से सटे मोरांग जिले में आज पुलिस की फायरिंग में 3 मधेसी नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। इनमें एक महिला भी शामिल है, जबकि 5 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। ये मोरांग के रंगेली नगर पालिका क्षेत्र में घटना हुई। पुलिस के मुताबिक मधेसी और नेपाल में सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल की युवा शाखा के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 3 मधेसी नागरिक मारे गए। इस घटना के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस इलाके का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया। देश में नए संविधान का विरोध कर रहे मधेसी यहाँ प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। मधेसियों का आंदोलन नेपाल में बीते 5 महीने से लगातार जारी है। संसदीय कार्य मंत्रालय की 50वीं युवा संसद प्रतियोगिता आज बालयोगी सभागार में हुई। दिलशाद गार्डन का ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल प्रतियोगिता में अव्वल रहा, जिसमें दिल्ली के 33 स्कूलों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत अप्रैल में होती है और देश भर के स्कूलों के बच्चों को चुनकर यहाँ पर संसदीय कार्रवाई के लिए तैयार किया जाता है। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और बात सेंसेक्स की, जो कि आज 24,000 अंकों से नीचे बंद हुआ। पिछले 20 महीने में ये सबसे निचला स्तर है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $27 प्रति बैरल से नीचे हैं और सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में तेजी के साथ खुला, लेकिन बंद होते होते ये बुधवार के मुकाबले करीब 100 अंक नीचे था। आज सेंसेक्स 23,962 पर बंद हुआ और निफ्टी करीब 53 अंक गिरकर 7,277 पर। भारत के साथ ही एशियाई शेयर बाजारों में भी आज गिरावट दिखी। बुधवार को सेंसेक्स 418 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अमेरिकी बाजारों में कच्चे तेल के दाम $27 प्रति बैरल के नीचे चले गए हैं। ये पिछले 12 साल का सबसे निचला स्तर है और निवेशक इसे मंदी के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा है कि अगले साल से तेजस विमानों का पूरी तरह उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वदेश में बने हल्के लड़ाकू विमानों में कई देशों ने रुचि दिखाई है। वायुसेना में भी 120 तेजस विमानों को शामिल करने की योजना है। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष ने जल्लीकट्टू से पाबंदी हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की मांग की। राज्य के वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा कि मुख्यमंत्री जयललिता इस मामले पर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने जल्लीकट्टू पर पाबंदी हटाने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केरल की एक अदालत ने गुरुवार को बीड़ी व्यापारी मोहम्मद निशाम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। निशाम पर महंगी कार से अपने सुरक्षा गार्ड को मारने का दोष साबित हुआ है। उस पर 80 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। नगर निगम के बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगमों के खातों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट देगी। सरकार का कहना है कि पर्याप्त फंड देने के बावजूद नगर निगम के कर्मचारी पिछले 1 साल से वेतन समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल, नोटिस और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी जाँच होना जरूरी है। आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पी मिथुन रेड्डी और मधुसूदन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पर पिछले साल एयर इंडिया के एक अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। दोनों 30 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं। पत्रकार रेवती लॉल की पिटाई करने वाले सुरेश छारा को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2002 नरोदा पाटिया दंगा मामले में सजा काट रहा सुरेश छारा पैरोल पर था। रेवती नरोदा पाटिया केस से जुड़े लोगों पर किताब लिख रही है, जिसकी जानकारी के लिए वह उसके घर गई थी।
बेंगलुरु में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास को एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद की भारत यात्रा के खिलाफ धमकी दी गई है। होलांद इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। गुजरात के कैसोद इलाके में एक स्कूल बस पलट जाने से 4 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत हो गई। 20 बच्चे घायल हैं। रफ्तार तेज होने से बस के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे हादसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 2 गुना रहा। अमेरिका इस मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। 2015 में वैश्विक स्तर पर FDI ने 36% की वृद्धि दर्ज की गई। नामचीन शास्त्रीय नृत्यांगना और पद्म भूषण से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का गुरुवार की सुबह अहमदाबाद में निधन हो गया। वो 97 साल की थीं। बुधवार सुबह उनको अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।